हेलो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है हाउ टू वर्क इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल जानना है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानना है और लेंज लॉ के बारे में जानना है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर वर्किंग प्रिंसिपल हम लेते हैं। When alternative voltage V1 is applied at primary, an alternative flux phi is set up in the core। तो इस फिगर से आप समझ सकते हैं, जब प्राइमरी पर अल्टरनेटिव वोल्टेज V1 अप्लाई किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये वोल्टेज की जगह वोल्ट लिख गया है। जब प्राइमरी पर अल्टरनेटिव वोल्टेज V1 अप्लाई किया जाता है तो अल्टरनेटिव फ्लक्स फाई कोर में सेटअप हो जाता है। This alternative flux is linked with primary and secondary and induces EMF E1 and E2 according to Faraday's law of electromagnetic induction। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अल्टरनेटिव फ्लक्स है फाई, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, वो कोर में सेटअप हो गया और कोर में सेटअप होने के बाद ये प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ में लिंक हो गया। अब पूरे कोर में है, ये प्राइमरी के साथ भी लिंक हो गया और सेकेंडरी के साथ भी लिंक हो गया। तो प्राइमरी में इसने ईएमएफ इंड्यूस किया E1 और सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ किया E2। ये किया अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ये यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं। ये प्राइमरी में हमने अप्लाइड अल्टरनेटिव वोल्टेज किया, V1 वोल्टेज अप्लाई किया। सेकेंडरी में इंड्यूस्ड अल्टरनेटिव EMF, सेकेंडरी में हमें EMF इंड्यूस्ड हो गया अल्टरनेटिव EMF। तो EMF E1 इज इंड्यूस्ड इन प्राइमरी वाइंडिंग, जैसा कि अभी हमने बताया था कि प्राइमरी वाइंडिंग में अल्टरनेटिव जो EMF है वो E1 इंड्यूस्ड हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी में इंड्यूस्ड EMF हुआ E1 एंड EMF E2 इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग, और जो सेकेंडरी में EMF इंड्यूस्ड हुआ उसको बोलेंगे हम E2। बाई दिस I2 करंट फ्लोज इन सेकेंडरी, इससे क्या हुआ, सेकेंडरी में I2 करंट फ्लो होने लगी एंड वी गेट V2 वोल्टेज अक्रॉस लोड और आउटपुट। और जो हमें V2 वोल्टेज है वो लोड या आउटपुट के अक्रॉस हमें मिल गया। यहाँ पे हमें वोल्टेज क्या मिल गया, V2। यहाँ पर था V1, लोड या आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज हमें मिल गया यहाँ पर V2। तो ये था ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल। अब देखते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको आप अच्छे से समझ लें। द टू रूल्स दैट फैराडे हैज़ गिवन आर, फैराडे ने जो दो रूल दिए हैं वो हैं फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है फैराडे का, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when a conductor is placed in an alternative or rotating magnetic field, an EMF is induced in it। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब कोई कंडक्टर अल्टरनेटिव या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें एक EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, when a rotating conductor is placed in a magnetic field, an EMF is induced in it। जब कोई रोटेटिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। तो यहाँ से आपको ये समझने वाली बात है कि या तो मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग होना चाहिए या फिर कंडक्टर रोटेटिंग होना चाहिए, तब कंडक्टर में एक EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। दिस EMF इज इंड्यूस्ड टिल द कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फील्ड। ये EMF तब तक इंड्यूस्ड होता है जब तक कि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है। तो इस फिगर की मदद से हम अच्छे से इसको समझ लेते हैं। ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल हैं, उसके चारों ओर ये मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स हैं। तो ये मैग्नेट है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रोटेट कर रहा है, ये शाफ्ट रोटेट कर रही है। जब शाफ्ट रोटेट हुई तो क्या हुआ, एक EMF इंड्यूस्ड हो गया। ये आपको दिखाया गया है, उसमें एक EMF इंड्यूस्ड हो गया। तो यहाँ से आप ये आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ तो एक कंडक्टर रोटेटिंग है, लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है,
मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग होता है। मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि हम अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, उसको अल्टरनेटिव सप्लाई दे रहे हैं, तो अल्टरनेटिव सप्लाई की वजह से क्या हुआ, अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड बना, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना। तो ट्रांसफार्मर के केस में मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग है, तो ये देख सकते हैं आप। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर डीसी पर वर्क क्यों नहीं करता है, तो उसका रीज़न भी आप यहाँ से आसानी से बता सकते हैं। ट्रांसफार्मर डीसी पर इसलिए वर्क नहीं करता है क्योंकि डीसी में अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाता है या अल्टरनेटिव ईएमएफ नहीं बन पाता है, तो इसका ये रीज़न होता है। तो फ्रेंड्स, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी मोटर जनरेटर होते हैं सब इसी लॉ पर वर्क करते हैं। फैराडे का अब दूसरा लॉ देख लेते हैं फ्रेंड्स। दिस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन कंडक्टर। ये ईएमएफ कंडक्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अभी कंडक्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे जब अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो कंडक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। इसका मतलब है कि कंडक्टर जितनी तेज़ी से मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है उतना ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। मतलब कंडक्टर जितनी तेज़ी से मैग्नेटिक फील्ड को कट करता रहेगा उतनी तेज़ी से उतना ही ईएमएफ हमारा इंड्यूस होता रहेगा, उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। इस ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ से आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे समझ सकते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, क्योंकि फाई क्या है यहाँ पर फ्लक्स है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम किससे डिनोट करेंगे, डी फाई बाई डी टी से। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये है n नंबर ऑफ टर्न्स। तो E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अभी इसमें देखेंगे फ्रेंड्स माइनस साइन क्यों आया है। E1 की वैल्यू क्या हो गई, अब प्राइमरी पर E1 होगा तो E1 की वैल्यू होगी माइनस N1 डी फाई बाई डी टी। N1 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। E2 क्या, E2 हो गया माइनस N2 डी फाई बाई डी टी। और E2 की वैल्यू हो गई जो सेकेंडरी में EMF इंड्यूस हुआ है, और N2 की वैल्यू सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स। इन अबव इक्वेशन नेगेटिव साइन इज ड्यू टू लेंज लॉ। अभी हम देख रहे हैं ऊपर वाली इक्वेशंस में हर इक्वेशन में हमने नेगेटिव साइन लगाया है। तो ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, तो ये नेगेटिव साइन अबव इक्वेशन में लेंज लॉ के कारण लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, अब लेंज लॉ का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। लेंज लॉ क्या कहता है, क्या होता है। Lenz law states that the direction of an induced current is always such as to oppose the change producing it. लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है कि ये अपने प्रोड्यूस होने का अपोज करती है। लेंज लॉ को आप इस फिगर की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए, इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई गई है और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं इसको। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है कि अपने प्रोड्यूस होने का अपोज करती है। प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही तो इंड्यूस्ड करंट बन रही है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है। इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं। इसी तरह से आप राइट हैंड साइड में भी इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किधर की तरफ है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गई। और लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या देखा था, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी। तो इससे ये लेंज लॉ हमारा यहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है कि अपने प्रोड्यूस होने का अपोज करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।